हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, वहाँ पर आपने देखा होगा एक नारद जो हाथ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, नारायण नारायण, देखा सभी ने, शाबाश। तो वो एक अच्छा उत्प्रेरक है। तो देखा होगा नारद को कभी भी आपने लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन सबको लड़ाने का, झगड़ाने का, लड़ाई को बढ़ाने का, लड़ाई को कम करने का, युद्ध करवाने का, युद्ध को रोकने का, सब कुछ काम मुख्य रूप से नारद के द्वारा किया जाता है। तो नारद एक क्या हो गया, अच्छा कैटलिस्ट हो गया। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरण, कोई भी अभिक्रिया है उसकी स्पीड बढ़ जानी या कम हो जानी, वो क्या हो गई, उत्प्रेरित हो गई। तो उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करें धनात्मक उत्प्रेरक है। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे उत्प्रेरक जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ऐसे उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे उत्प्रेरक जिनकी उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे KClO3 है, KClO3 को गर्म कर दिया जाए किसकी उपस्थिति में? MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए, तो इस अभिक्रिया की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर MnO2 है वो धनात्मक उत्प्रेरक है। यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाते हैं? ये संकीर्ण ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ऊर्जा और अभिक्रिया के पथ के बीच में यदि ग्राफ खींच दिया जाए तो ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। उत्प्रेरक की स्थिति में ये पथ है वो जो ऊंचाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि ये ऊंचाई का होती है संकीर्ण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। उत्प्रेरक की स्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के मान में क्या आ जाती है, वही कमी आ जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंस ऑफ उत्प्रेरक, यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हो गया है यहाँ पर, उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किस उत्प्रेरक की स्थिति में? धनात्मक उत्प्रेरक की स्थिति में। कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ऐसे उत्प्रेरक को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, इसी प्रकार का एक उत्प्रेरक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, यानी कि नेगेटिव कैटलिस्ट। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? जैसे मान लो H2O2 है, H2O2 को आप जानते हो हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। ये सामान्यतः कहीं पर घाव हो जाए तो उसको साफ करने का काम, कीटाणु रहित करने का काम आती है। पुराने टाइम में कान साफ करने के लिए काम लेते थे, लेकिन आजकल नहीं लेते, क्योंकि अब पता चला कि ये कान के अंदर छोटे छोटे घाव कर देता है, इसलिए H2O2 का उपयोग वहाँ पर नहीं किया जाता, लेकिन इसका उपयोग घाव धोने में किया जाता है। लेकिन H2O2 बहुत जल्दी टूट कर किस में बदल जाती है, कि जल में बदल जाती है, और ऑक्सीजन है वो क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। और जल से घाव धोएंगे तो जल है वो घाव को और बढ़ा देगा, यानी कि जल है वो घाव को बढ़ा सकता है। तो इस अभिक्रिया को रोकने के लिए कोई ऐसा उत्प्रेरक मिलाया जाता है जो इस अभिक्रिया के वेग को कम कर दे। और यहाँ पर जो H3PO4 काम करता है ये, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया की जो रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति काम करता है। एक होता है सवतय उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट। सवतय उत्प्रेरक, सवतय उत्प्रेरक क्या होते हैं? कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के दौरान ही उत्पन्न होते हैं और अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे उत्प्रेरकों को सवतय उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे आपने सुप्रसिद्ध
यानी सुविख्यात एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन, जो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, आभासीय कणों का विक्रिया है, इसका जल अपघटन कराती हैं तो क्या बनता है, CH3COOH प्लस C2H5OH बनता है। तो इस प्रकार से बनता है, यानी कि H इधर और OH इधर, तो इस प्रकार से जुड़ता है। यहाँ ये अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती है। और अभिक्रिया के दौरान भी क्या बन रहा है? अम्ल बन रहा है। तो अभिक्रिया के दौरान बना प्रोडक्ट, अभिक्रिया के दौरान बना प्रोडक्ट अभिक्रिया उत्प्रेरक की भांति काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसे उत्प्रेरक को सौत्य उत्प्रेरक कहते हैं। तो सौत्य उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दौरान ही उत्पन्न होते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे उत्प्रेरकों को सौत्य उत्प्रेरक कहा जाता है। सौत्य का मतलब खुद ही उत्प्रेरक की बात ही, फिर अलग से उत्प्रेरक डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब उत्प्रेरक सौत्य की अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने लग जाए तो बाहर से डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला आता है भौतिक अवस्था के आधार पर। जब क्रिया कारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था आप जानते हो 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाएं होती है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा भी होती है चौथी, जो हाई टेम्परेचर पर होती है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक क्या होते हैं? टू टाइप की होती हैं। एक को कहा जाता है होमोजीनियस, यानी कि समांगी उत्प्रेरक। एक होता है हेटेरोजीनियस, यानी कि विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं? जब रिएक्टेंट व कैटालिस्ट की दोनों की फिजिकल स्टेट है वो सेम हो, यानी कि भौतिक अवस्था दोनों की रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है तो समांगी। और रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक और कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक है, उनकी भौतिक अवस्था अलग अलग हो तो विषमांगी है। तो जब क्रियाकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था सेम हो तो समांगी है, अलग अलग हो तो विषमांगी है। जैसे अलग अलग हो, जैसे N2 आप जानते हो क्या, कौन सी स्टेट में होता है? गैस में। इसकी क्रिया हाइड्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन भी कैसा है? गैस में। और यहाँ पर ये अभिक्रिया लोहा उत्प्रेरक होता है, लोहा सॉलिड होता है। तो क्रियाकारक गैस है और उत्प्रेरक कैसा है? सॉलिड है। तो ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है, कैसा है? क्रियाकारक और उत्प्रेरक यदि अलग अलग है तो विषमांगी है, और क्रियाकारक और उत्प्रेरक सेम है तो कैसे है? समांगी है। जैसे मान लो SO2 की क्रिया O2 के साथ हुई और क्या बन गया? SO3 बन गया। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक होता है वो NO होता है। ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था सेम तो समांगी है, अलग अलग हो तो विषमांगी होता है। तो ध्यान में आया कि समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है। ये अमोनिया बनाने की प्रविधि होती है। अमोनिया बनाने की N2+3H2 = 2NH3, ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। यहाँ पर Fe तो उत्प्रेरक होता है, जबकि MO होता है वो मॉड्यूलेटर होता है, यानी कि प्रवर्धक होता है। MO क्या है? प्रवर्धक है। प्रवर्धक क्या करते हैं? प्रवर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। MO क्या करेगा? Fe को कहेगा कि तू फटाफट काम कर,
फिर एफ ही क्या करेगा, इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। यानी कि एमओ सीधा डायरेक्ट अभिक्रिया के वेग को नहीं बढ़ाता, पहले एमओ है वो एफ की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, फिर एफ ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। यानी प्रवर्धक या इसे वर्धक मॉड्यूलेटर क्या होते हैं, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है प्रवर्धक या मॉड्यूलेटर। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, उनको कहा जाता है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, वो तो ऋणात्मक उत्प्रेरक है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने वाले उत्प्रेरकों को, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने वाले पदार्थों को कहा जाता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक के लिए जहर का काम करते हैं उत्प्रेरक विष। जैसे आपने पढ़ा होगा रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन में पढ़ा होगा आपने, उत्प्रेरक काम क्या लिया जाता है, RCOCl का हाइड्रोजनीकरण कर दिया था जाए तो क्या बनता है RCHO, ऑक्सीकरण कर दिया जाए, हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाए किसकी उपस्थिति में, PD और BaSO4, PD और BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाएगा। हाइड्रोजनीकरण करने का मतलब क्या है, इसका हाइड्रोजन जुड़ेगी, जल की उपस्थिति में जुड़ेगी। तो यहाँ पर BaSO4 क्या है, BaSO4 है वो उत्प्रेरक विष है, ये PD के लिए जहर का काम करता है। यानी कि ये इसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है। PD को कहता है ज़्यादा काम नहीं करना, यदि ज़्यादा काम करता, यहाँ पर अपचयन ज़्यादा हो जाता तो ये एल्डिहाइड समूह एल्कोहल में बदल सकता था। यानी कि अपचयन होने से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का अपचयन होने से एल्कोहल बनता है, एल्कोहल का अपचयन होने से एल्केन बनता है। तो ये आगे अपचयन होने को रोकता है। यानी कि अपचयन का अर्थ हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन को कम मात्रा में जोड़ने देता है, क्योंकि ये BaSO4 उत्प्रेरक विष का काम करता है, जहर का काम करता है। तो ये विषमांगी कैटलिस्ट है, ये भी PD है, विषमांगी कैटलिस्ट है यहाँ पर भी। तो समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक समझ गए होंगे। कुछ और एग्जाम्पल बताइए आपको। जैसे आपने घी खाया, हाँ घी कौन सा खाते हो, शुद्ध देसी घी खाते हो या वनस्पति घी भी खा लेते हो, कि सभी देसी घी खाते हैं कि ना के डालडा घी न कौन खाए। तो डालडा घी को अपने सभी लोग खाते हैं, यानी कि वनस्पति घी है। वनस्पति घी अपने जानबूझकर तो नहीं खाते, अनजाने में सभी खाते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मौत का कारण ये वनस्पति घी है। इतने कोरोना से नहीं मरी है, वनस्पति घी खाने से हार्ट फेल हो जाता है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये वनस्पति घी बनता कैसी है, कि जैसे अपने वनस्पति तेल आता है। वनस्पति तेल का मतलब है सरसों का तेल, खोपरे का तेल, या और भी बहुत से तेल होते हैं, सूरजमुखी का तेल, जो अपने खाने के काम में लिए जाते हैं। इसकी क्रिया करवाई जाती है हाइड्रोजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, रेने निकल की उपस्थिति में कराई जाती है। रेने निकल और कुछ नहीं होता, पिसा हुआ निकल होता है। तो ये लिक्विड है, ये गैस है, और ये कैसा है, सॉलिड है। तो ये किस प्रकार का उत्प्रेरक हो गया, विषमांगी उत्प्रेरक हो गया। लेकिन वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण होने से क्या बन जाता है, ये वनस्पति घी बन जाता है। वनस्पति घी का निर्माण सबसे पहले डाल्डा कंपनी ने किया था। अपने हिंदुस्तान में डाल्डा कंपनी ने काम किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डाल्डा घी। लेकिन वास्तव में इसका नाम वनस्पति घी है। वो डाल्डा तो एक कंपनी थी। आजकल गगन है, खाओ गगन रहो मगन। तो ये वनस्पति घी होता है, ये खाने में, देखने में तो अपने शुद्ध दानेदार देसी घी जैसा होता है, खाने के अंदर अत्यधिक स्वादिष्ट होता है। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है, ये
जमता जल्दी है, इसके अंदर ट्रांसफेट पाई जाती है, जो अपनी जो रक्त वाहिनियाँ हैं अपने शरीर के अंदर पतली पतली बहुत ही सूक्ष्म केस नली के आकार की रक्त वाहिनियाँ होती है, उन रक्त वाहिनियों के अंदर ये जम जाता है, जिससे रक्त का प्रवाह है क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है, जिससे जैसे किसी अंग में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है तो उसे कहा जाता है पैरालाइसिस, लकवा। तो एक विशेष अंग में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है तो इसे पैरालाइसिस कहा जाता है। और किसी हार्ट के अंदर भी रक्त की छोटी छोटी वाहिनियाँ होती है, तो उसके अंदर रक्त जम जाए यानी कि उसके अंदर रक्त प्रवाह बंद हो जाए तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसे अपने कहते देते हैं कि हार्ट फेल हो गया। तो इसके अलावा ये बीपी को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम भी करता है। क्योंकि ये जैसे ये रक्त वाहिनियाँ पहले इतनी चौड़ी थी, ये जम गया आसे पासे इस दीवारों पर, ये जम गया तो रक्त वाहिनियाँ क्या हो गई, पतली हो गई। अब रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना है तो पहले जितना जाता था, पहले मोटे नाले के अंदर जितना जा रहा था, अब पतले नाले से यानी कि संकरी रक्तवाहिनी से ब्लड को गुजरना होगा, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो आपने पढ़ा होगा बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली ने बताया था किसी असयान असंपित द्रव्य की 3 ऊर्जाओं का योग सदैव निहित रहता है। तो बर्नौली की प्रमेय जहां पर वेग ज्यादा होता है, तो सातत्य समीकरण पे पढ़ी a1 v1 बराबर a2 v2, यानी वेग बढ़ेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेग बढ़ेगा तो बाहरी दाब तो उतना ही है, तो वेग बढ़ेगा तो यहाँ का दाब कम हो गया, बाहरी दाब बढ़ गया, तो ये पतली हो जाएगी तो फिर और तेजी से जाना पड़ेगा, तो और पतली हो जाएगी तो और तेजी से जाना पड़ेगा, बिल्कुल पतली हो जाएगी, लास्ट में क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसके कारण ये बीपी को बढ़ाने का काम करता है। तो वनस्पति घी न खाया जाए। अपने खरीद कर तो नहीं खाते होंगे, लेकिन मार्केट के अंदर जितनी भी मिठाइयाँ बनती है आजकल, वो सभी वनस्पति घी से यानी डालडा घी से बनती है। ऊपर लिखा होता है शुद्ध देसी घी से निर्मित, लेकिन वास्तव में शुद्ध देसी घी काम में नहीं लिया जाता है। वहाँ पर जो वनस्पति घी काम में लिया जाता है तो वो अपने स्वास्थ्य को लिए नुकसान पहुँचाता है। लेकिन इस अभिक्रिया को कहा जाता है साबात्य सेंड्रेंस अभिक्रिया की क्योंकि तेल के अंदर डबल बंध होते हैं और डबल बंध हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहे हैं, निकल की उपस्थिति के अंदर है वो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ने के कारण ये असंतृप्त था, यानी कोई एल्किन थी वो एल्केन में बदल गया, यानी कि असंतृप्त था वो संतृप्त में बदल गया। असंतृप्त का मतलब है डबल बंध ज़्यादा है और हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं इसके साथ है। RCH डबल बंध CH2 यानी कि कोई एल्कीन है, जैसे यहाँ पर मान लो CH3 ले लें तो ये क्या है, प्रोपीन है, और ये किस में बदल गया, प्रोपेन में बदल गया। असंतृप्त एल्कीन संतृप्त एल्कीन में बदल जाती है, किसकी स्थिति में, रेन्ने निकल की स्थिति में। तो ये सॉलिड होता है और ये लिक्विड हो सकता है, ये गैस है। तो ये भी एक प्रकार का विषमांगी उत्प्रेरक है और इसी प्रकार से तेल घी में बदलता है। ये अभिक्रिया कहलाती है साबात्य सेंड्रेंस अभिक्रिया, और इसका निर्माण साबात्य सेंड्रेंस ने किया था। इसीलिए साबात्य सेंड्रेंस को जिग्लर-नट्टा के साथ नोबेल प्राइज दिया गया था। जिग्लर-नट्टा इसने तो वनस्पति तेल डाल दिया था, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया था। जिग्लर-नट्टा ने क्या बनाया था, जिग्लर-नट्टा ने पॉलीथीन बनाई थी कि एथीन है वो R3Al + TiCl4 की स्थिति के अंदर इसके n अणु आपस में जुड़कर CH2 ये बीच वाला बंध टूटा और इस प्रकार से इधर भी श्रृंखला बन गई, इधर श्रृंखला बन गई, n अणु आपस में जुड़ गए। तो इस उत्प्रेरक को कहा जाता है R3Al + TiCl4 को जिग्लर-नट्टा उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक है ये, जिग्लर-नट्टा। और ये पॉलीथीन का निर्माण हो गया। ये पॉलीथीन होती है वो हार्ड डेंसिटी पॉलीथीन होती है, उच्च घनत्व की पॉलीथीन होती है। उच्च घनत्व की पॉलीथीन समझ गए। अपने मार्केट में कई बार सब्जी लाने जाते हैं, वैसे बैग लेकर जाना चाहिए अपने को, कोई कपड़े से बना थैला लेकर जाना चाहिए, लेकिन अपने कई बार भूल जाते हैं तो पॉलीथीन के अंदर मजबूरी वो सब्जी लानी पड़ जाती है। तो 2 प्रकार की थैलियाँ रखते हैं वो, एक तो काली थैली और एक होती है पारदर्शी सफेद। काली थैली के बहुत ही कमज़ोर होती है,
उसके अंदर जैसे आपने सब्जी वगैरह ली या आलू लिया, टमाटर लिया, आपने पकड़ कर चले, घर पहुंचे, पता चला कि उस थैली थैली आदमी है, वो आलू रास्ते में पड़ गया, कच्ची पड़ा पता ही को नहीं, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर होती है। जबकि पारदर्शी थैली होती है, या आपने इसको सफ़ेद थैली या दौड़ती कह दिया, वो मजबूत होती है, वो खींचोगे तो भी बढ़ जाएगी। तो वो होती है हार्ड HDP, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। जबकि काढ़ती होती है वो लो डेंसिटी पॉलीएथीन होती है। वो किसकी स्थिति में होती है? R2O2 प्रोक्साइड की स्थिति में होती है। तो उच्च घनत्व की पॉलीथीन होती है, यानी कि दौड़ती बनाई जाती है जिगलैंड के उत्प्रेरक की स्थिति में, और काढ़ती R2O2। तो बढ़िया किसी है, काढ़ती है कि दौड़ती है? तो बताओ, बढ़िया किसी है, काढ़ती है कि दौड़ती है? तो दौड़ती बढ़िया है। क्यों? क्योंकि उसमें जिंगलैंड उत्प्रेरक की स्थिति में हाई डेंसिटी की है। उत्प्रेरक के गुणधर्म, उत्प्रेरक कैसे होते हैं देखो। तो ये तो अपने पढ़ लिया कि उत्प्रेरक की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, यानी कि कम मात्रा में उत्प्रेरक से ही काम चल जाएगा, यानी कि इनका टर्नओवर नंबर बोलते हैं। एक उत्प्रेरक का अणु बहुत से क्रियाकारकों को, यानी 10 लाख तक क्रियाकारकों को प्रोडक्ट में बदल सकता है, यानी कि उत्प्रेरक की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। उत्प्रेरक होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब है ऐसा नहीं कि एक अभिक्रिया के लिए, यानी कि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। जैसे अमोनिया बनाने की हेबर विधि के अंदर तो आपने काम में लिया लोहा, और जबकि H2SO4 बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम एस्बेस्टस काम आता है। तो H2SO4 कैसे बनता है? H की क्रिया O2 के साथ कराई जाती है तो SO2, और SO2 की क्रिया O2 के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? SO3। यहाँ पर जो काम आता है वो प्लेटिनम और एस्बेस्टस काम आता है, और ये SO3 फिर आगे H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो क्या बन जाता है? H2SO4 के साथ SO3 क्रिया करता है तो बन जाता है H2S2O7 बन जाता है, और H2S2O7 आगे क्रिया करता है जल के साथ तो क्या बन जाते हैं? H2SO4 के 2 अणु बन जाते हैं। देखो अपने काम में तो एक H2SO4 लिया और बन गए 2। इसका मतलब क्या हुआ? H2SO4 का एक अणु तो बन ही गया। तो यहाँ पर ये H2SO4 का बनाने की विधि को कहा जाता है संपर्क विधि। संपर्क विधि यानी कि कॉन्टैक्ट मेथड, कॉन्टैक्ट मेथड संपर्क विधि। और संपर्क विधि में प्लेटिनम एस्बेस्टस काम आता है। तो अलग अलग अभिक्रिया में अलग अलग काम आता है। अमोनिया बनाने के हेबर विधि में लोहा काम आ गया। तो इसका मतलब उत्प्रेरक क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। उत्प्रेरक की रासायनिक परिवर्तन नहीं होता उत्प्रेरक में। उत्प्रेरक में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि जैसे MnO2 उत्प्रेरक लिया तो अभिक्रिया के दौरान MnO2 काम आ गया, लेकिन ब्लास्ट के अंदर MnO2 ही बचा रहेगा। ऐसा नहीं कि ब्लास्ट में Mn बन गया है या Mn2O3 बन गया, यानी कि रासायनिक चेंज नहीं होता। भौतिक अवस्था परिवर्तन हो सकती है, यानी कि पहले MnO2 का आपने दानेदार काम में लिया है और अभिक्रिया के बाद में ये हो सकता है कि पाउडर की फॉर्म में बदला हुआ मिल जाए। भौतिक चेंज तो हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन रासायनिक परिवर्तन उत्प्रेरक के अंदर नहीं होता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को शुरू नहीं करता। उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया को शुरू नहीं करता। ऐसा नहीं कि अभिक्रिया को कहेगा अभी शुरू हो जा, नहीं, अभी पहले से ही शुरू है अभिक्रिया, उसके वेग को कम या ज़्यादा कर सकता है। यानी धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, ऋणात्मक होगा तो अभिक्रिया के वेग को कम कर देगा, लेकिन उत्प्रेरक कभी अभिक्रिया को शुरू नहीं करता। कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है कि क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती है। ये मान लो कि ये है सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ। समय के साथ साथ
उत्पाद की सांद्रता तो बढ़ती है, ये प्रोडक्ट की सांद्रता को बताता है, ये रिएक्टेंट की सांद्रता को बताता है। तो रेट के रूप में देखें तो अभिक्रिया का वेग देखें तो अगर अभिक्रिया का वेग है वो कम होता जाता है और पश्च अभिक्रिया का वेग समय के साथ साथ क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब अगर अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, यानी कि रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर अभिक्रिया का मतलब समझ गए ना आप, जैसे मान लो ए ने क्रिया की बी के साथ बना सी और डी, ए और बी का क्रिया कर सी और डी बनना अगर अभिक्रिया है, इसके वेग को रेट ऑफ फॉरवर्ड कहेंगे। ए और बी का सी और डी में बदलना रेट ऑफ फॉरवर्ड है, और सी और डी का ए और बी में बदलना इस प्रकार के वेग को रेट ऑफ बैकवर्ड है। जब जितना ए बी सी डी में बदलता है उतना ही सी डी यदि ए बी में बदल जाए तो अपने कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो गई है। इस कंडीशन को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि साम्य। इसे क्या कहा जाता है, साम्य स्थापित हो गया। और साम्य स्थापित होने में मान लो कि जितना टाइम लगता है उसको अपने कह दिया T1 कह दिया। ये तो उत्प्रेरक के बिना था। यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति हो, धनात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक साम्य को जल्दी स्थापित कर देगा, साम्य अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, अग्र को भी बढ़ा देगा, पश्च को भी बढ़ा देगा। साम्य जो मान लो इतने टाइम में स्थापित होना चाहिए था, अब वो बहुत ही कम समय में स्थापित हो जाएगा। यानी पहले साम्य मान लो 10 मिनट में स्थापित होना चाहिए था, अब ये 3 मिनट में स्थापित हो जाएगा। यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य जल्द स्थापित हो जाता है, यानी कि फटाफट काम करवाता है, साम्य को जल्दी स्थापित करवाने का काम करता है। साम्य क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की वह अवस्था जब अगर अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है तो इसे कहा जाता है रासायनिक साम्य। और रासायनिक साम्य रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड। उत्प्रेरक की स्थिति में साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है। उत्प्रेरक कैसे काम करता है, इससे समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसे कहा जाता है ताला चाबी सिद्धांत। और यह ताला चाबी सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे फिशर, तो इसे फिशर का ताला चाबी सिद्धांत कहा जाता है। तो ताला चाबी सिद्धांत क्या होता है, जिस प्रकार से एक ताला है वो एक निश्चित चाबी से ही खुलता है, एक ताला एक निश्चित चाबी से ही खुलता है, तो यानी कि निश्चित चाबी नहीं मिलेगी तो वो ताला बंद का बंद ही रहेगा, खुलेगा नहीं। तो ये यानी कि विशिष्ट होता है। जैसे ये मान लो एंजाइम है, एंजाइम को मैं इस प्रकार का ही रूप दे रहा हूं ताकि आपको लगे क्या ये एंजाइम ही है, एंजाइम है। और क्रियाकारक है, क्रियाकारक ये रहा, ये कोई क्रियाकारक है, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट और एंजाइम जब नज़दीक नज़दीक आते हैं, ये रिएक्टेंट और एंजाइम नज़दीक नज़दीक आए तो इनके बीच आपस में क्या होते हैं, ये जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, आए हैं और जुड़ गए। ये तो एंजाइम था और इसके साथ जुड़ा कौन है, ये आकर जुड़ गया। यानी कि ये एंजाइम था पहले वाला, एंजाइम था जिसे ई से दर्शाया है। ये मैं एंजाइम को काले पेन से बना देता हूँ, यानी कि कालिया है, कालिया एंजाइम। ये क्रियाकारक रिएक्टेंट था, इसके साथ क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो इसे क्या कहेंगे, रिएक्टेंट को अपने सबस्ट्रेट भी कह देते हैं, इसे रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट भी कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एंजाइम को ई से ये सबस्ट्रेट है, तो क्या हुआ है, सबस्ट्रेट और एंजाइम क्रिया कर कर सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो चुका है। यानी कि क्रियाकारक एंजाइम संकुल बन गया।
और लास्ट में फिर क्या होता है, एंजाइम अलग हो जाता है और सबस्ट्रेट जो क्रियाकारक था वो किस में बदल गया है, प्रोडक्ट में बदल गया है। लास्ट के अंदर जैसा एंजाइम था वैसा का वैसा ही अलग हो गया। ये देखो ये एंजाइम था ना, वैसा का वैसा ही अलग हो गया। लेकिन प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट था वो किस में बदल गया है, प्रोडक्ट में बदल गया। ये क्या बन गया, यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम वैसा का वैसा हो गया। इस सिद्धांत को कहा जाता है ताला चाबी सिद्धांत और ये सिद्धांत देने वाले थे फिशर। ध्यान देना, ये ताला ये है और चाबी ये है। चाबी होती है, ये सिद्धांत की खास बात ये है, चाबी बहुत बड़ी होती है, ताला बहुत छोटा होता है। एंजाइम में का आकार बहुत बड़ा होता है। चाबी ये की होती है, ये बड़ी होती है। चाबी बड़ी होती है, चाबी एंजाइम है और ताला है वो छोटा सा होता है। ताला तो छोटा सा होता है, चाबी मोटी सी होती है। तो इस सिद्धांत को ताला चाबी सिद्धांत कहा जाता है। ये फिशर ने दिया था। कोसलैंड ने इसमें कुछ संशोधन किया था कि यदि इसका कोसलैंड ने कहा जाता कि ये एंजाइम है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है। जैसे मान लो कि ये ताला है वो इस प्रकार का होता, तो एंजाइम है वो भी अपनी शेप को कुछ इस प्रकार से बना लेता ताकि ये फिट हो जाए पूरा का पूरा। तो ऐसा कोसलैंड ने कहा था। यानी कि जो एंजाइम है वो रिएक्टेंट के अनुसार अपनी शेप चेंज कर सकता है, ऐसा कोसलैंड नामक वैज्ञानिक ने कहा था। लेकिन अपने ये सिंपल तरीके से ताला चाबी सिद्धांत था वो यहीं पर केमिकल काइनेटिक्स अपनी कंप्लीट हो चुकी है।